एक आध क्वेश्चन इस तरीके का एक एक नंबर का आपके पेपर में आ सकता है। तो अब हमारे यहाँ एमसीक्यूज भी इस पर बेस्ड आ रहे हैं। एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब ये है कि ये तो प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। 3.5 से भी छोटा कोई मान हो सकता है क्या, जो हमारे इष्टतम क्षेत्र से होकर के गुजरता हो? तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ प्लॉट करने के बाद अगर इसका कोई भी हिस्सा हमारे इष्टतम क्षेत्र से उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वही हमारा इष्टतम मान होगा, न्यूनतम मान होगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका मैथ्स मेंटर, मैं गुरु अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का फिजिक्स बाई पंकज सर की इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आपकी हिंदी माध्यम की कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। तो कक्षा 12वीं के क्रम में हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का ये आज वन शॉट लेक्चर आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। कक्षा 12वीं के बोर्ड्स की परीक्षाओं की तिथि, डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है। 15 फरवरी से आपके एग्जाम्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि आप उन एग्जाम्स में बहुत बढ़िया कर सकें। ठीक है, तो आज के इस वन शॉट के अंदर हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं केवल करवा रहा हूं यहाँ पर आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के अलावा, वो सब हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए ही सवाल होते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से कवर होंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहली चीज समझेंगे कि रैखिक प्रोग्रामर होता क्या है ना। यहाँ पर हम समझेंगे, है ना, रैखिक प्रोग्रामर होता क्या है। रैखिक प्रोग्रामर होता क्या है, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, कुछ यहां से इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाओं में जैसे कि फलन क्या होता है ना, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मुख्य फलन क्या है। फिर उसके बाद, है ना, हम कुछ शर्तें क्या होती हैं, शर्तों के ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा यहाँ पर हम जो भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो भाई पहली परिभाषा आपके सामने है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या और उसका गणितीय सूत्रीकरण। देखो क्या होता है कि हम अपने आसपास में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस देखते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखते हैं, जिन समस्याओं को हम गणितीय समीकरणों के रूप में या गणितीय रूप में उनका रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। ठीक है, हम ऐसी प्रॉब्लम देखेंगे जहां पर हम किसी प्रॉब्लम को एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को आपका इनके थ्रू, किसके थ्रू, हम बेसिक आपके इक्वेशंस का यूज करके, इनइक्वालिटीज का यूज करके हम पहले तो उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म पर, फिर उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक रैखिक प्रोग्रामर वह समस्या है या वो है जो कई चरों के एक रैखिक फलन का इष्टतम, यानी कि इष्टतम या सुसंगत मान, यहां पर सुसंगत मान का मतलब होता है या तो अधिकतम या फिर हम न्यूनतम ज्ञात करने से मतलब संबंधित होता है। कि हमारे पास में कुल मिलाकर के एक फलन दे दिया जाएगा कि मान लो जेड एक फलन है। ठीक है, और ये हमारा मान लो एक्स प्लस बी वाई के बराबर दिया गया है। अब हमें दिया है कि जेड एक्स प्लस बी वाई है, उसके अलावा हमें कुछ शर्तें दे दी जाएंगी। क्या दे दी जाएंगी? हमें कुछ शर्तें दे दी जाएंगी। और वो शर्तें कुछ भी हो सकती है, इस प्रकार से कि ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई लेस देन इक्वल देन सी वन, है ना, और ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई लेस देन इक्वल देन सी टू, या x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ये सब हमारे पास कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, अब इन शर्तों के आधार पर, है ना, इन शर्तों का हम आलेखीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से जो भी हमें इन सभी शर्तों का उभयनिष्ठ, यानी कि जो भी हमें इन सभी शर्तों को सेटिस्फाई करने वाला उभयनिष्ठ भाग मिलता है, उभयनिष्ठ भाग के जितने भी
कॉर्नर पॉइंट है, जितने भी कॉर्नर पॉइंट यानी कि किनारे के बिंदु, जितने भी हमें कॉर्नर पॉइंट आते हैं यानी कि किनारे के बिंदु, है ना? किनारे के बिंदु आते हैं, जो भी हमारे उभयनिष्ठ भाग के कॉर्नर पॉइंट आते हैं, उन किनारे के बिंदुओं पर उन किनारे के बिंदुओं पर हम अपने फलन का, जो कि z बराबर एक्स प्लस में बी वाई है, इसका हम सुसंगत मान ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? हम यहाँ पर इनका सुसंगत मान ज्ञात करते हैं। सुसंगत मान का मतलब या तो हम इनका अधिकतम मान ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? अधिकतम मान ढूंढते हैं, या तो हम इनका न्यूनतम मान ढूंढते हैं। अधिकतम और न्यूनतम दो चीजें यहां से हमसे पूछी जाती है, ठीक है? तो इस फलन को हम आपका क्या बोलते हैं? रैखिक प्रोग्रामन, यानी कि अ, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, निर्दिष्ट फलन होता है, और इसका हम सुसंगत मान अधिकतम या न्यूनतम ज्ञात करते हैं, ठीक है? ये जो अवरोध है ना, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये क्या दर्शाता है कि हम प्रथम चतुर्थांश वाला भाग लेंगे, यानी कि ये दर्शा देता है कि जो भी हम भाग लेंगे वो आपका प्रथम चतुर्थांश का लेंगे। आपका एक्स वाई प्लेन में जो पहला और मतलब फर्स्ट चतुर्थांश का हिस्सा है, उसको हम लेंगे, ठीक है? और उसके अलावा जो भी हल समुच्चय है ना, उभयनिष्ठ क्षेत्र एक रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत क्षेत्र होता है ना? जो भी उभयनिष्ठ क्षेत्र है और रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत, यानी कि आपका कौन सा पोर्शन सुसंगत क्षेत्र होता है। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? आई बात एकदम क्लियर? चलो नेक्स्ट पर बात करते हैं। जैसे कि सुसंगत क्षेत्र के अंतः भाग के तथा सीमांत बिंदु सुसंगत हलों को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने आपको बताया, सीमांत बिंदु, कॉर्नर पॉइंट, किनारे के बिंदु, एक ही मतलब है। जितने भी किनारे के बिंदु आते हैं, कॉर्नर पॉइंट आते हैं, सीमांत बिंदु आते हैं, वह सब सुसंगत हल कहलाते हैं, जहां पर हमें न्यूनतम या अधिकतम मान प्राप्त होता है, ठीक है? और वह भाग जो भी उस उभयनिष्ठ भाग के बाहर का हिस्सा होता है, वो असंगत क्षेत्र होता है, और उसमें आने वाले सभी बिंदु असंगत बिंदु या असंगत हल कहलाते हैं, ठीक है? यह हमारे पास डेफिनेशन हो गई। सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसका इष्टतम, अधिकतम या न्यूनतम मान देता है, उसको हम आपका इष्टतम हल कहते हैं। इष्टतम हल को हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बुलाते हैं। इसको हम आपका इंग्लिश में ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बुलाते हैं। हिंदी में इसको इष्टतम हल, इंग्लिश में इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये डेफिनेशंस वगैरह है, हालांकि इन डेफिनेशंस का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहेगा, ठीक है? मेन तो प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है? आ जाइए। तो मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर मैं डिस्कस करना है, वो है हमें कुछ आलेख खींचना आना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम जो भी हल करेंगे वो ग्राफीय विधि से हल निकालेंगे। किससे हल निकालेंगे? ग्राफीय विधि से हल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ग्राफीय विधि से हम इसका हल निकालते हैं। क्लियर है? ओके, यहां पर जो भी हल निकालते हैं ग्राफीय विधि से निकालते हैं। अब ग्राफीय विधि से हल निकालने के लिए हमें ज्यादा कुछ ग्राफ किसी और चीज का नहीं निकालना, केवल हमें दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके ग्राफ बनाने आने चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपके सामने एक लिख दिया कि 2x प्लस 3y बराबर 6 है, ठीक है? अब तुम्हें इसका आलेख खींचना आना चाहिए कि 2x प्लस 3y बराबर 6 का ग्राफ क्या होगा, इसका आलेख क्या होगा, ठीक है? तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? बहुत सिंपल, आसान, सबसे सटीक तरीका है कि भाई आपने एक बार क्या करना है, x बराबर 0 समीकरण में रखो, तो हमें 0 रखने पर y का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर इस समीकरण में y बराबर 0 रखो, तो y बराबर 0 रखने पर x का मान 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार 0,2 और 3,0 यह वह दो बिंदु हैं जो हमारे इस रेखा के आलेख पर स्थित होंगे। हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, है ना? यानी कि पहले तो कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई अक्ष खींच लेते हैं। फिर हमें क्या बिंदु दिया है? एक्स अक्ष पर 3, वाई बराबर 0, तो मान लो ये कोई बिंदु है 3,0,
एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर 2, तो मान लीजिए कोई बिंदु है आपके पास 0,2। फिर हम यहां से एक लाइन खींच सकते हैं जो दोनों को हमें जोड़ देती हो, है ना, जो दोनों को जोड़ती हो। तो ये हमारे पास आलेख बन गया किसका, ये हमारे पास ग्राफ बन गया है आपका 2x+3y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ। किसका ग्राफ है बच्चों, ये हमारे पास 2x प्लस में 3y बराबर 6 का ग्राफ है। 2x प्लस 3y बराबर 6 का ग्राफ हमको मिल जाता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x प्लस 3y बराबर 6 ये क्या निरूपित करता है, ये एक सरल रेखा को निरूपित करता है ना, सरल रेखा को निरूपित करता है। लेकिन हमें वास्तव में कोई रेखा का ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें आलेख बनाना था, मान लो हमें आलेख खींचना हो, हमें आलेख खींचना हो 2x प्लस में 3y लेस देन 6 का, यानी कि हमें ये निरूपित करता है अर्ध समतल को, यानी कि 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल देन 6, ग्रेटर देन इक्वल देन 6, या मतलब जो भी चीज हमको देगा ये वास्तव में निरूपित करता है अर्ध समतल को, यानी कि एक पूरे प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, वो भी इस प्लेन का आधा भाग। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास में लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन हमारे पूरे एक्स वाई प्लेन को दो हिस्सों में बांट देती है। कौन सा हिस्सा, एक हिस्सा जो इसके ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा हमारा जो इसके नीचे वाला पोर्शन होता है ना, जो इसके नीचे वाला पोर्शन होता है, दो हिस्सों में बांट देती है। ठीक है जी, एक जो ऊपर वाला हिस्सा इसको मैं बोलता हूं अर्ध समतल, हाफ प्लेन, है ना, ये अपर हाफ प्लेन है ना, इसको हम बोलते हैं ऊपरी ऊपरी अर्ध ऊपरी अर्ध ऊपरी अर्ध समतल बोल दूंगा ऊपर वाले हिस्से को, नीचे वाले को, है ना, ऊपरी अर्ध समतल, इसको हम बोल सकते हैं निचला अर्ध समतल, है ना, निचला अर्ध समतल। तो ये बेसिकली हमारा कोई भी रेखा हमारे प्लेन को दो हिस्सों में बांटती है। अब ध्यान से समझिएगा, लेस देन 6 ऊपरी अर्ध समतल है कि निचला अर्ध समतल है, कैसे बताओगे, दोनों में से कोई एक होगा, है ना। लेस देन 6 नीचे वाले भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऊपर वाले। तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे होंगे और आंसर उनका सही भी है कि सर 2x प्लस 3y लेस देन 6 पर नीचे वाला अर्ध समतल है ना। जी हाँ, ये हमारा निचला अर्ध समतल है। ठीक है, अगर यहां पर बाय डिफॉल्ट ये हमारा कैसा है, निचला, नीचे का निचला अर्ध समतल है। अगर यहां पर ग्रेटर देन 6 लगा होता तो ये ऊपरी अर्ध समतल हो जाता, ऊपर का अर्ध समतल हो जाता। यहां तक क्लियर होगी बात। तो अब इस चीज को और भी ज्यादा तरीकों से हम देख सकते हैं कि भाई अगर हमारा समतल का इक्वेशन, समतल का इनइक्वेशन मतलब कि असमिका, अगर ओरिजिन यानी कि 0,0 से संतुष्ट होती है, 0,0 असमिका को संतुष्ट करता है, तो नीचे वाला अर्ध समतल ले लेंगे। 0,0 अगर असमिका को संतुष्ट नहीं करता है तो ऊपर वाला समतल ले लेंगे। जरूरी नहीं है कि हम 0,0 ही हर बार ले, आप चाहो तो कोई भी बिंदु जो ऊपर वाले भाग पर है उसको ले लो और देखो क्या वो असमिका को संतुष्ट करता है। अगर कर देता है तो भाई ऊपर वाला पोर्शन ले लेना, क्योंकि सिंपल है, दो ही हिस्सों में बांटेगा, या तो नीचे का या ऊपर का। तो अगर नीचे का है तो नीचे के प्रत्येक बिंदु असमिका को संतुष्ट अवश्य करेंगे, ऊपर का है तो ऊपर के प्रत्येक बिंदु असमिका को अवश्य संतुष्ट करेंगे। क्लियर है। तो ये ग्राफी विधि से हल निकालने के लिए हमें आलेख वगैरह खींचना होगा, उनका उभयनिष्ठ बिंदु ढूंढना होगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी हल है ना, हमारे निर्दिष्ट फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो भी हल आता है वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पर, यानी कि जो हमारे इष्टतम बोल सकते हैं कि अंतिम बिंदु होते हैं, है ना, एंड पॉइंट्स जो होते हैं उन पर आता है। ठीक है जी, चलिए अब जैसे कि एक छोटा सा सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपका है ना,
बिल्कुल बेसिक सा बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर हमने एक क्षेत्र दिया है जिसको हमने छायांकित कर रखा है, ठीक है? शेडेड दे रखा है, पॉइंट पॉइंट बना रखे हैं। इसमें ये जो बिंदु है 0, 8, 4, 10, 6, 8, 6, 5, 5, 0, यह कैसे बिंदु है? इनको इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि ये यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है। कैसे बिंदु है? कॉर्नर पॉइंट है। तो संलग्न आकृति में किसी एलपीपी का सुसंगत हल, ये जो हल है ये किसी एलपीपी का सुसंगत हल प्रदर्शित करता है। जेड यहाँ पर फंक्शन आपके पास है 3x माइनस में आपके पास 4y। जेड बराबर फंक्शन है 3x माइनस का 4y, और हमें जेड का न्यूनतम मान किस बिंदु पर है ये बताना है। तो देखो, अगर ये सुसंगत हल है तो निश्चित रूप से ये हमारे कॉर्नर पॉइंट ही बनाए गए हैं। तो बिंदु कौन कौन से हैं? 0 कॉमा में 8 है। अगर मैं इस बिंदु पर चेक करूं, हल क्या आएगा? x बराबर 0, y बराबर 8, माइनस में 32 आएगा। फिर z हमने 0 कॉमा 0 पर भी ले लिया, इस बिंदु पर ले लेते हैं तो हमको 0 प्राप्त होगा। फिर हमने z 5 कॉमा 0 ले लेते हैं तो यहाँ से 15 प्राप्त होगा। फिर z हमने 6 कॉमा में 5 ले लिया, यानी कि x बराबर 6, y बराबर 5, तो 6 तक 18 यहाँ से हो गया, और 4 पंजी 20, 18 माइनस 20 यानी कि माइनस में 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैंने z बराबर 6 कॉमा में 8 को ले लिया तो यहाँ से हमको 3 गुणे में 6 हो गया, माइनस में 4 गुणे में आपके पास 8 हो गया, तो 6 तक 18 माइनस में 8 16 8 24 8 चौको 32, तो 32 में से 18 चले गए तो हमारे पास कितना हो गया? 2 प्लस 10 30 हो गया, यानी कि 12 2 14, यानी कि माइनस में 14 निकल करके आ गया। तो हमारे पास और एक लास्ट बिंदु है 4 कॉमा में 10, तो x बराबर 4, तो ये बना 4 तिक 12, 10 चौको 40, कितना बना? 32 में से 40 माइनस करोगे तो सॉरी 12 में से 40 माइनस करोगे तो 40 10 38 बना, 38 क्यों बना? मतलब 28 बना, माइनस में 28। तो हमें न्यूनतम कहाँ प्राप्त हुआ है? 0,8 पर, है ना? तो हमारे पास न्यूनतम मान है हमारे पास माइनस में 32, और ये किस बिंदु पर प्राप्त हुआ है? यानी कि ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है वो है 0 कॉमा में 8, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? 0,8 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो अगले उस पर आते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है कि भाई किसी रैखिक व्यवरोधों के, है ना, किसी रैखिक व्यवरोधों के निकाय द्वारा निर्धारित एक सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु 0 3 1 1 तथा 3 जीरो है। हमको कोणीय बिंदु यानी कि कोने के बिंदु हमें दिए गए हैं। कोणीय बिंदु हमारे पास में क्या दिए गए हैं? 0,3 और 1,1 तथा हमको 3,0, ये हमको कोणीय बिंदु दिए गए हैं। कैसे बिंदु दिए गए? कोने के, कॉर्नर पॉइंट दिए गए हैं। और फलन हमारे पास z बराबर px प्लस में qy है। z बराबर हमारे पास px प्लस में qy है। उद्देश्य फलन है। उद्देश्य फलन मतलब कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो हमसे बोल रहा है कि P तथा Q पर लगने वाला वह प्रतिबंध यानी कि वह कंडीशन बताइए जिससे Z का न्यूनतम मान 3,0 तथा 1,1 पर प्राप्त होगा। न्यूनतम मान बोल रहा है तो 2 बिंदुओं पर बोल रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि 2 बिंदुओं पर हमें एक बराबर मान मिल रहा है, तभी हम उस दोनों वैल्यू को हम न्यूनतम बोल रहे हैं। ठीक है, तभी हम उस दोनों वैल्यू को आपका न्यूनतम बोल रहे हैं। ठीक है जी, तो z बराबर हमारे पास में px प्लस में qy है, और हम उसको न्यूनतम बिंदु यानी कि आपके पास कॉर्नर पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है जी, तो फटाफट से हमने यहाँ पर 3,0 पर मिल रहा है, 1,1 पर मिल रहा है। ठीक है, तो z बराबर यहां से मैंने चलिए, तो यहां पर अब हमें सिंपल सा P और Q पर संबंध ही बताना है। मतलब कि क्या संबंध होगा? 3,0 और 1,1 दोनों पर न्यूनतम है, मतलब कि दोनों पर हमें मिनिमम इक्वल वैल्यू मिलेगी, तभी हम दोनों पर न्यूनतम बोल सकते हैं। दो बिंदुओं पर न्यूनतम का मतलब ये होता है
कि दोनों बिंदुओं पर एक समान मान मिल रहा है और वो बिल्कुल मिनिमम वैल्यू मिल रही है, उससे निचली वैल्यू हमें नहीं मिल रही कहीं पर भी, ठीक है। तो हमने 3,0 रखा, तो जेड 3,0 पर मान आएगा हमारे पास 3p, है ना, और y 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार हमको 1,1 पर, तो जेड 1,1 पर जो मान आएगा वो कितना आएगा, p प्लस में आपके पास में q, है ना। तो भाई ये दोनों मिनिमम बोल रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3p बराबर हमको p प्लस q हो गया। तो यहां से p को इधर ले आओगे तो 2p बराबर में q हो गया, 2p बराबर में q या p इक्वल टू q बाई 2, ठीक है। यहां से हम p इक्वल टू q बटे में 2 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी p इज इक्वल टू q बाई 2 इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, तो ये दो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस के सवाल थे, है ना। लेकिन एक आध क्वेश्चन इस तरीके का एक एक नंबर का आपके पेपर में आ सकता है, तो अब हमारे यहाँ एमसीक्यूज भी इस पर बेस्ड आ रहे हैं। चलिए पहले तो ज्यादातर 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन ही आता था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये हमारे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमारे पास जेड एक फलन दे दिया गया है, ठीक है। जेड हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और हमें अधिकतमीकरण यानी कि मैक्सिमम बताना है। कंडीशंस केवल 3 कंडीशंस है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 5, x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो x और y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 का मतलब ये है कि ये तो प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, और फलन जो हमारे पास सॉरी इनइक्वलिटी x प्लस 5 लेस देन इक्वल देन 5 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, और x प्लस 5 लेस देन इक्वल देन 5 का ग्राफ बनाने के लिए पहले हम आलेख किसका खींचेंगे, पहले हम आलेख खींचेंगे x प्लस वाई बराबर 5 का। और x प्लस 5 बराबर 5 बनाने के लिए जैसे मैंने बोला कि आपको एक छोटा सा टेबल बना लेना है, यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है। x बराबर 0 रखोगे तो y का मान 5, y बराबर 0 रखोगे तो x का मान यहाँ से हमको 5 मिलेगा। इस प्रकार दो बिंदु हमको प्राप्त होते हैं, 0 कॉमा में 5 और आपके पास 5 कॉमा में 0। जब x बराबर 0 तो y बराबर 5, x बराबर 5 तो y बराबर 0। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना लिया कि हमारे पास x अक्ष है, ये हमारे पास y अक्ष है, ठीक है। मान लो ये कोई बिंदु है हमारे पास 5 कॉमा में 0 है, ये कोई बिंदु हमारे पास में 0 कॉमा में 5 है, और अगर हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें, है ना, अगर हम इन दोनों को आपस में आपका ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमारे पास में एक रेखा बन गई जो कि इस x प्लस वाई बराबर 5 का ग्राफ है ना, x प्लस वाई बराबर 5 का ग्राफ है। लेस देन इक्वल देन 5 का मतलब है, इक्वल टू का मतलब ये पूरी लाइन, और लेस देन का मतलब है कि वो हिस्सा जो नीचे वाले भाग को संतुष्ट करता है। नीचे वाले भाग को मतलब कि अगर मैं 0,0 देखूंगा तो 0,0 यहाँ पर रखने पर x0 y0 5 से छोटा है, संतुष्ट करता है, यानी कि ओरिजिन वाला हिस्सा। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये पूरा हिस्सा है। एक सेकेंड, ये पूरा हिस्सा, अच्छा एक साथ ही साथ एक चीज और भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर लो, x और y दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमें केवल प्रथम चतुर्थांश चाहिए, यानी कि ये वाला हिस्सा चाहिए और ये वाला हिस्सा चाहिए, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल प्रथम चतुर्थांश। लेस देन इक्वल देन 5 यानी कि एक तो ये वाली लाइन, इस लाइन पर आने वाले जितने भी बिंदु हैं ये, और इन सबका नीचे वाला हिस्सा, है ना, सबका नीचे वाला हिस्सा, और ये पोर्शन हमारा पूरा का पूरा x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये पोर्शन हमारा क्षेत्र है। तो यहां पर हमारे कोणीय बिंदु कौन से होंगे, इधर पे हमारे कोणीय बिंदु कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट होंगे हमारे पास एक तो ये 0,0, एक तो ये वाला पॉइंट 5,0, और एक तो ये वाला पॉइंट 0,5, 0,0, 5,0 और 0,5, तीन कोणीय बिंदु हमको आ गए। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारे पास में है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो जेड 0,0 पर हमको x0 y0 पूरा 0 मिलेगा। जेड 5,0 पर हमको x बराबर 5 y बराबर 0, तो ये हमारे पास 25 मिलेगा। और
जेड 0,5 पर हमको क्या मिलेगा, 0,5 पर भी हमें 25 ही मिलेगा। हमें क्या बोल रहा था, अधिकतमीकरण। अधिकतमीकरण, अब देखो क्वेश्चन कितना शानदार है। यहां पर दो बिंदु हमें प्राप्त हुए, है ना, है ना। चूंकि हम लिख सकते हैं कि चूंकि चूंकि हमें अपने चूंकि हमें फलन के दो बिंदुओं पर दो, यहां बोल सकते चूंकि हमें फलन का फलन फलन का अधिकतम मान, फलन का मान अधिकतम मान अधिकतम मान 5,0 तथा 0,5 दो बिंदुओं पर प्राप्त होता है। दो बिंदुओं पर दो बिंदुओं पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अतः अतः दिए गए फलन का, देखो जब हमें दो बिंदुओं पर, यानी कि दो पॉइंट मिल गए, एक है हमारे पास 5,0 और एक है हमारे पास 0,5, तो जब दो बिंदुओं पर हमें अधिकतम मान प्राप्त हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर हमें अधिकतम मान ही प्राप्त होगा, है ना। इनको मिलाने वाले प्रत्येक बिंदु पर हमें अधिकतम मान प्राप्त होगा और होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहां पर हमारे पास 0,5 और 5,0 को मिलाने वाले जितने भी बिंदु हैं, ये पूरा सेगमेंट जो हमको दिख रहा है, जितने भी बिंदु हैं, इन सभी पर, है ना, अधिकतम मान प्राप्त होगा। इन सभी पर हमें अधिकतम मान प्राप्त होगा। क्या होगा, इन सभी पर हमें अधिकतम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमें प्राप्त होगी। आई बात समझ में, फटाफट से नोट कर लीजिए, इन सभी पर हमें अधिकतम मान प्राप्त होगा। इज इट क्लियर, यस और नो? चलिए ठीक, तो हम लिख सकते हैं, तो अतः दिए गए फलन का अधिकतम मान 5 दो बिंदुओं पर प्राप्त होता है। अतः हमें दिए गए फलन का अधिकतम मान 5 0 तो दो बिंदुओं का प्राप्त होता है। अतः इसका हम बोल सकते हैं, अतः इसका तात्पर्य, है ना, इसका तात्पर्य यह है कि इसका तात्पर्य यह है कि फलन का, है ना, अधिकतम फलन का अधिकतम मान 5,0 तथा 0,5 को मिलाने वाले 0,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर, रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर अधिकतम मान प्राप्त होगा। प्रत्येक बिंदु पर अधिकतम मान प्राप्त होगा। क्लियर है? चलो, है ना, प्रत्येक बिंदु पर हमें मैक्सिमम वैल्यू, प्रत्येक बिंदु पर अधिकतम मान प्राप्त होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 2019 में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो बच्चों ने उत्तर देते वक्त ये लिखा कि भाई हमें 5,005 दो बिंदुओं पर अधिकतम मान प्राप्त होता है, जबकि ये आंसर नहीं है। आंसर ये है कि जब हमें दो बिंदुओं पर मैक्सिमम मिल रहा है या तीन बिंदुओं पर मैक्सिमम मिल रहा है, तो उन तीनों को ज्वाइन करने वाला जो रेखाखंड है, उसके प्रत्येक बिंदु पर ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, अधिकतम मान प्राप्त होगा। आई बात समझ में? जल्दी से बता दो, क्लियर है, यस और नो? बहुत ही बढ़िया। चलो
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जेड बराबर, मैं जितने भी सवाल कराऊंगा सीधे वो सवाल कराऊंगा जहां पर आपको गलती करते हो। दूसरा सवाल बड़े कमाल का सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस सवाल को भी ध्यान से समझो। मैं वो क्वेश्चन तो पहले वैसे भी नहीं डिस्कस करता जो आपकी बुक में ऑलरेडी भर भर के दिए हैं, उनको तो तुम अपने आप से भी कर सकते हो। मैं सीधे वो सवाल पे आऊंगा जिसमें गलती करने के चांसेस ज्यादा है। 2019 में ये सवाल भी आया हुआ है। अब आप कहोगे सर एक ही साल में 2 सवाल है, तो बेटा मल्टीपल सेट आते हैं, ठीक है। मल्टीपल सेट आते हैं, उन मल्टीपल सेट में किसी सेट में कोई सवाल, किसी सेट में कोई सवाल, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया गया है कि जेड हमारा 1.5x प्लस में 2.5y हमारा एक फलन है, ठीक है। जो जेड के बराबर में लिखा होता है ना, वही हमारा मेन फंक्शन है जिसका हमें अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है। उसके बाद कंस्ट्रेंट है कि x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल देन 3 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 2। अब कंस्ट्रेंट थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहला शर्त है कि x प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल देन 3 है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम एक यहां पर क्या बनाते हैं, एक मैंने बिंदु मतलब एक छोटा सा बॉक्स बनाया, यहां पर x लिखा, यहां पर y लिखा। x बराबर 0 रखा तो y का मान 1 मिल जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 3 मिलेगा। मतलब ये मान के चलो कि हम समीकरण के हल निकाल रहे हैं, तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर 3, y बराबर 0 रखने पर x बराबर 1 रखने पर x बराबर y बराबर क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ y बराबर 0 रखने पर x का मान 1 आएगा। x बराबर 0 रखा, ठीक है, y बराबर 1, y बराबर 0 रखा, x बराबर 3, ठीक है। ऊपर नीचे ले रहे हैं ना, यानी कि बिंदु हमारे पास 0,1 बना और 3 कॉमा में 0 बना। अब ठीक है, चलो दूसरी शर्त हमारे पास में है x प्लस में 2y, सॉरी x प्लस में y है, 2y नहीं है, x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल देन 2, 2 या 2 से बड़ा, ये दूसरी शर्त है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो गया आपके पास x, ये हो गया y। यहां पर x का मान जब आपने यहाँ पर 0 रखा तो y का मान 2 आएगा, y का मान 0 रखा तो x का मान 2 आएगा, यानी कि यहाँ पर 0,2 और 2,0 ये 2 पॉइंट है। अब हम इन दोनों कंडीशंस के लिए हम ग्राफ खींचेंगे अपना, है ना, दोनों कंडीशंस के लिए। अब देखना कंडीशन और भी है, x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि हमारा पूरा का पूरा ग्राफ सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, x और y में। हमें निगेटिव में कुछ भी लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखो ये हमारे पास मूल बिंदु है 0,0 को नोट कर लीजिए, ये मूल बिंदु है 0,0। सबसे पहली शर्त जो हमारे पास में है x प्लस 3y, तो इसका ग्राफ x बराबर 0 पर y बराबर 1, तो मान लो ये बना 1, ये बना कोई 2, ये कोई पॉइंट बना 3, कोई पॉइंट बना 4, यहां से ये बना 1, बना 2, ये बना 3, ये बना 4, ये बना 5, यहां से बना 5। चलो तो x बराबर 0 पर y बराबर 1, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद x बराबर 3 पर y बराबर 0, ये एक पॉइंट हुआ। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, कर दूं ज्वाइन, इसको इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, ठीक है। चलो जी, हो गया। उसके बाद नीचे वाला है x बराबर 0 पे y बराबर 2, x बराबर 0 पे y बराबर 2, तो ये कोई पॉइंट हो गया। फिर लिखा है x बराबर 2 पे y बराबर 0, फिर ये कोई पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, चलो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं यहां से इस पॉइंट को, चलिए ये बन गया इन दोनों का पॉइंट ऑफ ज्वाइन। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। नोट करना, दिस पॉइंट इज 0 कॉमा में 2 एंड दिस पॉइंट इज 2 कॉमा में 0। ओके, दिस पॉइंट इज 3 कॉमा में 0 एंड दिस पॉइंट इज 0 कॉमा में 1। सबको मैंने मेंशन ठीक तरीके से कर दिया है। चलिए अब हमें लिखा है ग्रेटर देन इक्वल देन 3, इक्वल टू 3 का मतलब है कि वो लाइन
ग्रेटर देन का मतलब है या तो नीचे का ऊपर का। अच्छा, ऊपर का भाग लेंगे क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x का मान 0 y का मान 0 दोनों 0 रख दूं तो क्या 0 3 से बड़ा है? नहीं, यानी कि ओरिजिन जो हमारा है वो संतुष्ट नहीं करता इस कंस्ट्रेंट को। दैट मीन्स कि हमारा जो 0 1 और 3 0 वाला है इसका जो हल होगा यानी कि सॉल्यूशन पोर्शन जो होगा वो हमारे पास ये वाला पोर्शन होगा। ये वाला पोर्शन हमारा सॉल्यूशन पोर्शन होगा। उसके बाद x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 2 में भी 0,0 इसको संतुष्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि हम ओरिजिन वाला पार्ट लेके के उसके दूसरे वाला पार्ट लेंगे, यानी कि यहां पर हम आपका सॉल्यूशन पोर्शन किसको बोलेंगे? ये पोर्शन। ठीक है, तो बेसिकली कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ? कॉमन पोर्शन अगर आप यहां से ऑब्जर्व करो तो कॉमन पोर्शन हमारे पास में ये वाला हिस्सा है, जो इसका यहाँ का हिस्सा, फिर इधर से यहाँ वाला हिस्सा, ये दोनों में उभयनिष्ठ है जिसको मैं मोटे कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा कॉमन पोर्शन है। ठीक है जी, मैं इसको चाहो तो थोड़े से मोटे पेन से हाईलाइट भी कर देता हूँ, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। चलो, तो कॉर्नर पॉइंट यहां पर हमारे पास क्या होंगे? कोणीय बिंदु यहाँ पर क्या है? यहां से अगर मैं देखूं तो हमारे पास कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु किसको बोलेंगे? एक तो ये पॉइंट हो गया 0,2, कौन सा? 0,2। दूसरा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है? इन दोनों लाइंस का, है ना? तो यानी कि हम दोनों लाइन, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु ये निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर एक तो हमारे पास लाइन है x प्लस 3y, x प्लस में 3y इक्वल टू 3 ले लो, है ना? और दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 2 ले लो, x प्लस 2y इक्वल टू 2 ले लो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। x कैंसिल, यहाँ से बचा y, यहाँ से बचा 1, तो y का मान यहाँ से 1 हो गया। y का मान 1 है तो x का मान कितना आ जाएगा? y का मान 1 रखोगे तो x का मान 0 आ जाएगा। ठीक है जी, 3y माइनस का 2y बचा 1, x प्लस सॉरी y है, मैंने क्वेश्चन गलत लिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब सब्ट्रैक्ट करो, हाँ सब्ट्रैक्ट ही करना है ना, माइनस 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 कैंसिल, यहाँ से बचा 2y बराबर में 1, तो y का मान यहाँ से 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/2 यहाँ रखोगे तो x इक्वल टू 2 माइनस में y, यानी कि 2 माइनस का 1/2, तो यहाँ से 3/2 आएगा। तो यहाँ से x का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा? x का मान आपके पास यहाँ से 3/2 मिलेगा। x का मान यहाँ से आपके पास में कितना मिलेगा? x का मान यहाँ से आपके पास में 3/2 मिलेगा। इज इट क्लियर? ये कोई पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? 3/2 सॉरी 1/2, 3/2, 3/2 कॉमा में 1/2, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ से हमारे पास 3/2 कॉमा में 1/2, और ये हमारे पास 3 कॉमा में 0 है, 3 कॉमा में 0 है। चलो, तो ये हमारे पास 3 कोणीय बिंदु आ गए हैं। ठीक है, अब हमें इसका न्यूनतमीकरण करना है, तो पहले हम चेक करेंगे कि इनमें से किस बिंदु पर हमें न्यूनतम मान प्राप्त हो रहा है, किस बिंदु पर प्राप्त हो रहा है। तो 1 बाई 1 हम यहाँ से देख सकते हैं कि z जो हमारे पास फंक्शन है वो कौन सा है? 1.5x 2.5y, 1.5x प्लस में 2.5y। तो सबसे पहले हमने 0,2 रखा, तो z 0,2, x बराबर 0, y बराबर 2, तो 2.5 गुणे में 2, यानी कि आपके पास में कितना बन गया? 5 बन गया, पहला। दूसरी शर्त हमारे पास कितनी है? 3/2 1/2, z
3/2 कॉमा में 1/2, तो यहाँ से 1.5 गुणे में आपके पास 3/2, है ना? यानी कि 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 ही होता है ना? चलो 1.5 ही होता है, और 2.5 y का वैल्यू 0.5 है, 2.5 इंटू में आपने 0.5 कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पॉइंट में 25 प्लस में यहाँ से 25 पंजे 125, तो 1 पॉइंट में 25, है ना? तो ये दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा? 5 5 10, 2 2 4 1 5, 2 1 3, 3.5, यानी कि हमारे पास 3.5 आएगा। ठीक है, डन है। 3.5 ये हमारे पास आ गया। और तीसरी हमारे पास वैल्यू थी कौन सी? 3 कॉमा में 0, 3 कॉमा में 0, यानी कि तीसरी वैल्यू थी z, जिसमें हमें 3 कॉमा 0 पर मान चाहिए। तो ये बना 1.5 गुणे में आपके पास 3 और प्लस में 2.5 गुणे में आपके पास 0, तो 15 तक 45, 4.5 मिला। क्या मिला? 4.5 मिला। तो भाई ध्यान से देखिए, हमें न्यूनतम कहां पर मिला है? हमें न्यूनतम मिला है आपका यहाँ से 5 मिल रहा है, यहाँ से 3.5, 4.5, अतः हम बोल सकते हैं, यहाँ से नोट करिएगा, अतः अतः z का न्यूनतम मान, न्यूनतम, है ना, z का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, ओके, न्यूनतम मान हमारे पास 3.5 प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है बिंदु, बिंदु, किस बिंदु पर? किस बिंदु पर हमें प्राप्त हुआ है? 3/2 कॉमा 1/2 पर, 3/2 कॉमा में 1/2 पर। क्या हमारा ये आंसर सही है? क्या इतना उत्तर लिख देना आंसर करेक्ट होगा? क्या बोल सकते हैं कि यही भाई हमारा आंसर होगा? जी नहीं। लेकिन ये किस प्रकार का पोर्शन है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहां पर अगर मैं बात करूं, हमको रीजन जो हमें प्राप्त हुआ वो ये तो मिला ही मिला है, साथ ही साथ ग्रेटर देन भी तो था ना, ग्रेटर देन भी था, यानी कि ये पूरा पोर्शन जो हमारे इस भाग को संतुष्ट करता है, वो सारा का सारा पोर्शन जो इसके ऊपर की तरफ पे है। तो भाई ये किस प्रकार का क्षेत्र है? यह एक अनबाउंडेड, यानी कि बोल सकते हैं दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक होता है बाउंडेड रीजन और एक होता है अनबाउंडेड रीजन। ठीक है, तो ये एक अपरिमित क्षेत्र है, परिमित मतलब होता है बाउंडेड, अपरिमित क्षेत्र है, क्योंकि, है ना, लिख सकते हैं कि चूंकि चूंकि इष्टतम क्षेत्र, इष्टतम क्षेत्र, इष्टतम क्षेत्र अपरिमित है, इष्टतम क्षेत्र अपरिमित है, अतः अतः हम हम फलन क्या है हमारे पास? 1.5x प्लस में 2.5y, 1.5x प्लस में 2.5y अधिकतम चेक करना है। हम ये देखेंगे क्या इस फलन का मान 3.5 से बड़ा, 3.5 से बड़ा किसी भी अपरिमित क्षेत्र के भाग के लिए संभव है या नहीं। यानी कि ये जितना भी हमारा पूरा का पूरा आप इनफाइनाइट पोर्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि भाई क्या हमें इस फलन का 3.5 से कोई भी बड़ा मान मिल सकता है। तो बेसिकली हम इसका आलेख बनाएंगे, इसका आलेख बनाएंगे 1.5x प्लस 2.5y ग्रेटर देन 3.5 का। और अगर ये आलेख यानी कि ये जो ग्राफ है
अगर ये ग्राफ हमारे, एक सेकंड, अधिकतम पूछा न्यूनतम, सॉरी न्यूनतम बोल रहा है, एक सेकंड माय मिस्टेक, है ना। न्यूनतम 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 बोल रहा है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे 1.5 x प्लस में 2.5 y। न्यूनतम बोल रहा है तो हम चेक करेंगे क्या 3.5 से छोटा कोई भी ऐसा मान है इस फलन का जो कि हमारे इस क्षेत्र से होकर के गुजरता है, यानी कि हमारे इस क्षेत्र में आता है, तो हम यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो x बराबर जब 0 रखोगे तो y का मान आएगा आपके पास 3.5 बटे में 2.5 काट दो, तो यहाँ 5 सत्ते 35, पचम 25, फिर यहाँ से भाग दोगे तो 5 एकम 5, फिर आया 2, 5 चौको 20, तो ये हमारे पास 1.4 आया। फिर y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 3.5 बटे में आपके 1.5 उठाया 0 उठाया, यहाँ से बने 5 सत्ते 35, 5 तिक 15, यहाँ से रखोगे 3 दूनी 6, ठीक है, एक आया 2.333, इस तरह से चलेगा। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास 0 कॉमा में 1.4 बनेगा, है ना, और दूसरा हमारे पास 2.3 कॉमा में 0। इसको संतुष्ट करने वाला जो हमारे पास है, बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें इन 2 पॉइंट का ग्राफ खींचना पड़ेगा, 0,1.5। अब देखना, हम अपने इसी ग्राफ पर इसको खींचेंगे। जब x का मान हमारा 0 है, y का मान 1.5 है, 1.5 यानी कि इनके बीच में कहीं पर होगा। ठीक है, और दूसरा जब x का मान 2.3 है तो y बराबर 0 है, 2.3 हमारा कहीं यहां पर होगा। ठीक है, 2.3 मान लो, थोड़ा सा इधर बना दो लगभग, तो ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, मतलब कि अगर मैं इसको प्लॉट करूं हमारे पास, तो ये कुछ ग्राफ हमको ऐसा मिलेगा कि इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अब आप कहोगे सर ये तो इससे होकर के गुजर रहा है, लेकिन नोट करना, ऑब्जर्व करना, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से गुजर रहा है। हमें चाहिए कौन सा पोर्शन जो कि लेस देन हो, लेस देन, यानी कि हमें वो पोर्शन चाहिए जो नीचे का हिस्सा है, और नीचे का कोई भी हिस्सा हमारा इस फीजिबल रीजन जो हमारा आया था इष्टतम क्षेत्र, इससे उभयनिष्ठ नहीं है। तो बोल सकते हैं कि चूंकि 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 1.5x प्लस 2.5y लेस देन 3.5 का हमारे का हमारे इष्टतम इष्टतम क्षेत्र से कोई उभयनिष्ठ भाग शामिल नहीं है, कोई उभयनिष्ठ भाग सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। अतः z बराबर 1.5x प्लस में 1.5x प्लस में 2.5y का न्यूनतम मान यानी कि न्यूनतम मान जो होगा वो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, इसका जो न्यूनतम मान होगा वो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, इसका न्यूनतम मान हमको 3.5 प्राप्त होगा। न्यूनतम मान 3.5 प्राप्त होगा। क्लियर है, इसका न्यूनतम मान हमको 3.5 प्राप्त होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन जब भी हमारे पास अनबाउंडेड रीजन का कोई केस आ जाता है, जैसे कि यहां पर अनबाउंडेड रीजन का केस है, इस केस में पहले तो हम कॉर्नर पॉइंट पर अपने फंक्शन की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, और फिर हम ये भी देख लेते हैं कि उस पॉइंट पर हमें मिनिमम न्यूनतम कहां पर मिला है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि इसी बिंदु पर न्यूनतम मिलेगा, उसके लिए हमें फिर चेक करना है कि भाई हमारे निर्दिष्ट फलन का
3.5 से भी छोटा कोई मान हो सकता है क्या, जो हमारे इष्टतम क्षेत्र से होकर के गुजरता हो? तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ प्लॉट करने के बाद अगर इसका कोई भी हिस्सा हमारे इष्टतम क्षेत्र से उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वही हमारा इष्टतम मान होगा, न्यूनतम मान होगा। लेकिन अगर उस भाग से होकर के गुजर जाता, तो हम कहते हमें कोई भी अधिकतम तथा न्यूनतम मान प्राप्त नहीं होगा। क्या बोलते? हमें कोई भी अधिकतम तथा न्यूनतम मान प्राप्त उस केस में नहीं होगा। ये हम आंसर लिखते हैं वहां पर। क्लियर है? आई बात समझ में? जल्दी से बता दो फटाफट से। क्लियर है? ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन किया कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है? मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देता हूँ। पहले इतने भाग का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? उसके बाद इस वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों पोर्शन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है? आया समझ में? क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? चलिए, क्लियर है? ओके, यहां तक कोई दिक्कत? अगला जो सवाल हमारे पास है वो है आपका z बराबर 10x प्लस में 6y का महत्तम मान। अब बिल्कुल इजी पीजी क्वेश्चन है। मैंने दो शुरुआती क्वेश्चन, मुझे पता है कि कोई भी बच्चा किसी भी वीडियो को शुरुआत में जितना फोकस से देखता है, बाद में स्लो हो जाता है। तो बाकी अब सब इजी पीजी क्वेश्चन है, ठीक है? फिर यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 12। पहली कंस्ट्रेंट हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 12 है। तो हम इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो पहले हम इसके लिए करेंगे x और y लेकर के x बराबर 0 तो y बराबर 12, y बराबर 0 तो x बराबर 12, ठीक है? उसके बाद कंस्ट्रेंट है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 20, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 20। तो यहाँ पर जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, तो ये आपके पास x लेंगे, ये y लेंगे। x बराबर जब हमने यहाँ पर 0 पुट किया है, तो y बराबर हम यहाँ पर क्या लेंगे? x बराबर जब हमने 0 पुट किया है, तो उस केस में नोट कर लो। x बराबर जब हम 0 पुट कर रहे हैं, तो y बराबर 20 आएगा, y बराबर 0 पुट कर रहे हैं, तो x बराबर में 10 आएगा, ठीक है? अब इसी का हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? इसी के यहाँ पर हम आपका ग्राफ, अच्छा दूसरी कंस्ट्रेंट हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि पॉजिटिव पोर्शन में, यानी कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में बनेगा, ठीक है? जहां भी x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो x बराबर 0, y बराबर 12, यानी कि अगर मैं यहाँ से एक रफ डायग्राम भी प्लॉट करता हूँ, तो ऐसे बोल सकता हूँ कि x बराबर 0 है, y बराबर 12 है। मान लो ये कोई पॉइंट आपके पास में 0 कॉमा में 12 है, 0 कॉमा में 12 है। उसके बाद y x बराबर 0 पे, y बराबर 0 पे x बराबर 12, y बराबर 0 पे x बराबर 12, तो ये कोई पॉइंट मान लो आपके पास 12 कॉमा 0 है। तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर कुछ ऐसे ले लिए, ठीक है? ओके, नाउ इनको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो इनको ज्वाइन करने पर कुछ इस तरीके का हमारा लाइन खिंच जाएगी। अगला पॉइंट है x बराबर 0 पे y बराबर 20। तो ये कोई पॉइंट मान लो हमारे पास 0 कॉमा में 20 है, और x बराबर 0 पे y बराबर हमारे पास में 10 है। ये कोई पॉइंट मान लो, ठीक है? यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट हमारे पास 10 कॉमा में 0 है। तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा, हमें लेस देन वाला पोर्शन चाहिए, तो इसका भी लेस वाला हिस्सा, मतलब कि नीचे का, इसका भी नीचे का, यानी कि हमारा फीजिबल रीजन जो आएगा वो ये पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन। ये हमारा फीजिबल रीजन है जो सब कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ना? यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोणीय बिंदु कौन से आएंगे? आप लोग ग्राफ थोड़ा सा और बेटर बनाना। मैंने काफी रफली ग्राफ बनाया है ताकि मैं एक बार समझा पाऊं। बाकी आप लोग इसका ग्राफ पॉइंट सही तरीके से लेकर के बनाना ताकि समझ में भी आए। कोणीय बिंदु हमारे पास एक तो ये हो गया 0 कॉमा में 12, ठीक है? दूसरा कोणीय बिंदु ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? x प्लस वाई बराबर में 12 का, और
2x प्लस वाई बराबर में 20 का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, ये कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल, माइनस में x बचेगा, यहाँ से माइनस में 8 बचेगा, तो x का मान 8 आ गया, x बराबर 8 रखोगे तो y का मान 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 4, y बराबर x बराबर 8, y बराबर आपके पास में 4, 8 कॉमा में 4 है, यानी कि एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, यानी कि एक पॉइंट बना 8 कॉमा में 4, तीसरा पॉइंट बना हमारे पास 10 कॉमा में 0, और चौथा पॉइंट बना हमारे पास में 0 कॉमा में 0। ये चार, ये वाला पॉइंट भी हमारा 0 कॉमा में 0 इसमें शामिल है। चलिए, तो हमें महत्तम मान बताना है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, तो इन सभी के लिए हम z कैलकुलेट करेंगे, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 कॉमा 12 पर, तो z है 10x कॉमा 6y, x बराबर 0, y बराबर 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 72 आएगा, x बराबर 8, y बराबर 4, यानी कि x बराबर 8 रखोगे तो 10 अठे 80 बना, और y बराबर 4 रखोगे 6 चौको 24 बना, तो ये कितना बन गया 80 20 100, यानी कि 104। उसके बाद z बराबर 10 रखोगे, y बराबर 0, तो ये बनेगा आपके पास में 100, 0 कॉमा 0 पर आपके पास में z बराबर 0। महत्तम मान हमको मिल चुका है, महत्तम मान हमको मिला है 104, ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि अतः अतः फलन का फलन का अधिकतम मान, अतः फलन का अधिकतम मान जो होगा, है ना, अधिकतम मान जो होगा वो क्या आएगा, हमको अधिकतम मान 104 प्राप्त होगा, 104 प्राप्त होगा। आई बात समझ में? किस बिंदु पर मिलेगा वो बिंदु भी हमें पता है, आपके पास 8,4 पर, ठीक है, 8,4 पर हमें मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस वाले पार्ट का, इसमें तो कुछ है नहीं, लास्ट वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा हुआ है z बराबर 200x प्लस में 500y का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और जो शर्तें हमको दी गई है वो है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल देन 24, x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो सबसे पहले इन सभी दी गई शर्तों के लिए पहले तो हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो दी गई शर्तों के अनुसार हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, x प्लस 2y आपका ग्रेटर देन इक्वल देन 10 है, तो पहले यहां से x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 10 के लिए जब मैं x का मान यहां पर 0 रखता हूं, तो x बराबर 0 रखने पर y का मान मुझे यहां से क्या मिल जाता है, 5 मिल जाता है। मैं जो भी मान निकालता हूं वो बराबर 0 बराबर 10 के निकाल रहा हूं, ठीक है, उसके बाद हम ग्रेटर और इक्वल पार्ट का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर पाते हैं। बराबर 0 रखने पर y का मान 5, फिर यहाँ पर अगर मैं y बराबर 0 रख देता हूं तो x का मान मुझको यहाँ से 10 मिल जाता है। दूसरी शर्त है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल देन 24, यानी कि 3x प्लस में 4 टाइम्स ऑफ y लेस देन इक्वल देन 24 है। यहाँ पर x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, सिंपल है ना, और y बराबर अगर हम यहाँ पर 0 रख देते हैं तो x का मान 8 आ जाएगा, तो x का मान यहाँ से हमको 8 के बराबर मिल जाएगा। क्लियर है, ये हमको शर्त आ गई। x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, इसका मतलब है कि ये प्रथम चतुर्थांश को दर्शा रहा है। अब इसके ग्राफ को हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट जो भी दिख रहे हैं हमारे पास 5 है यहाँ पर, फिर 10 है, फिर देख सकते हैं यहाँ पर 2 4 6 8, तो मतलब हम 2 के मल्टीपल्स के रूप में अगर इनको ले लें तो हमारे लिए लेना आसान होगा। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 8, यहाँ से 10, यहाँ से 12, इसी तरह यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ठीक है जी। चलिए, जब x बराबर 0 है तो y बराबर 5 है, 5 मेरे पास बिंदु यहां पर कुछ आएगा, ठीक है, और जब y बराबर 0 है तो x बराबर 10 है, तो ये बिंदु हमारे पास यहां पर आएगा। इन दोनों को अगर मैं
ज्वाइन कर देता हूँ इसी कलर के पेन से, तो कुछ इस तरीके का हमारे पास रेखा हमको मिल गई है। ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल का पार्ट बोल रहा है, मतलब कि इसके ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा है। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 6 है, तो ये कोई पॉइंट हमारे पास इसको हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये कोई पॉइंट हमारे पास 0,6 है। y बराबर 0 रखने पर x का मान 8 है, तो ये कोई पॉइंट हमारे पास 8 है। इन दोनों को भी अगर हम यहाँ से मिला देते हैं व्हाइट कलर के इस केस से, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का तरीके से ये वाला पोर्शन आ जाता है। अब हमको इसमें क्या बोल रहा है कि वो पोर्शन जो लेस देन 24, मतलब कि नीचे का हिस्सा है, और इसमें क्या बोला कि जो हिस्सा इसके ऊपर का है। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि इस वाले लाइन के ऊपर का हिस्सा, मतलब कि यहाँ पर इसके हम इधर वाला हिस्सा बोल रहे हैं, इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा मतलब कि हम ये वाला हिस्सा बोल रहे हैं। तो ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा हमारा फीजिबल रीजन है। ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु जो हमको मिल रहे हैं वो कौन-कौन से मिल रहे हैं? एक तो बिंदु मिल रहा है आपके पास 0 कॉमा में 6, दूसरा बिंदु हमको मिल रहा है ये वाला जो कि है हमारे पास 0 कॉमा में 5, 0 कॉमा में 5। तीसरा बिंदु जो हमें मिल रहा है वो है ये वाला बिंदु जो कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अब मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। x प्लस 2y दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए पहले तो मैंने x प्लस 2y को 10 के बराबर रखा, तो यहाँ से x का मान 10 माइनस में 2y हम ले सकते हैं। दूसरा समीकरण हमारे पास 3x प्लस में 4y बराबर 24 है, यानी कि 3x प्लस में 4y बराबर में 24 है। तो x का मान यहाँ पर रख दूंगा, तो 3 गुणे में 10 माइनस में 2y प्लस में आपके पास 4y बराबर में आपके पास 24। तो ये बन गया 3 दहम 30, 3 दूनी 6y, उसके बाद प्लस में आपके पास 4y बराबर में आपके पास में 24। ठीक है? यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 30 माइनस में आपके पास 2y बराबर में आपके पास 24। तो 2y की वैल्यू यहाँ से हमको कितनी आ जाएगी 6 के बराबर आ जाएगी। तो y का मान यहाँ से हमको 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? y का मान यहाँ से हमको 3 मिलेगा। y बराबर 3 है तो इधर से x का मान हम निकाल सकते हैं। x बराबर 10 माइनस में 3 दूनी 6, यानी कि x का मान यहाँ से हमको 4 के बराबर आ जाएगा। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना आ गया हमारे पास यहाँ से? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास 4 कॉमा में 3 आ गया। x बराबर 4, y बराबर 3। तो एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 4 कॉमा में 3 और हमें मिल गया। अब इन कॉर्नर पॉइंट पर अंतिम बिंदुओं पर हम z का मान देखेंगे, तो यहाँ से z का मान 200x प्लस में 500y है, तो कितना हो जाएगा 500 गुणे 6 यानी कि 3000 हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर 0 है 5 है तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ से 2500 हो गया। फिर यहाँ पर z बराबर 4 रखा तो 4 दूनी 800 हो गया यहाँ से। ठीक है? और y बराबर 3 रखा तो 5 तक 1500 हो गया यहाँ से। तो हमारे पास ये आ गया 15, 5 20 3 2300। 2300 हमारे पास आया। हमें क्या चाहिए था? न्यूनतम न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान हमको कितना मिल रहा है यहाँ से? न्यूनतम मान हमको मिल रहा है आपका 2300, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है? न्यूनतम 2300 मिल रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप की प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में? फटाफट से नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, तो ये सवाल काफी आसान था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, जहां पर आलेखी विधि जो हमें हल करना है। z बराबर 3x प्लस में 9y लिखा हुआ है, इसका न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही मान हमें निकालना है। कंडीशंस लिखी हुई है यहाँ पर, x प्लस 3y 60 या 60 से छोटा, x प्लस वाई 10 या 10 से बड़ा, x का मान y से छोटा या बराबर। ठीक है? और x और y दोनों ग्रेटर देन 0। तो भाई ये क्वेश्चन 2015, 19, 20 में पूछा गया सवाल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन इनमें इंपॉर्टेंट है आपका ग्राफ, कि आप ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहे हैं। अगर आप ग्राफ को सही तरीके से प्लॉट कर लिया आपने, वो जो परिमित क्षेत्र है जिसमें
सभी संतुष्ट हो रहे हैं, उस क्षेत्र को आइडेंटिफाई कर लिया। कॉर्नर के जो बिंदु हैं, अंतिम बिंदु जो हैं, किनारे के बिंदु, उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ढूंढ लिया। उसके बाद आपको बस मान रखना है, उत्तर निकालना है। ठीक है। एक बड़ी रोचक बात आपको बताता हूं कि 12वीं क्लास में आपको इस चैप्टर का केवल मैंने बताया था कि वैसे 5 नंबर का लगभग लगभग वेटेज है ना, 5 से 6 नंबर का इस पर्टिकुलर चैप्टर से आता है। मैंने आप लोग अभी कक्षा 12वीं के बाद में सीयूईटी की परीक्षा अगर देते हैं तो वहां पर मैंने देखा है कि भाई एक चैप्टर, इसका वेटेज 15 से 20 मार्क्स तक है। सिंगल चैप्टर का वेटेज 15 से 20 अंकों का है सीयूईटी में। और इतने आसान आसान सवाल पूछता है कि बोर्ड्स के सवाल उसकी तुलना में बहुत कठिन लगेंगे आपको। बोर्ड्स के सवाल कठिन लगेंगे, सीयूटी के सवाल आसान लगेंगे। तो अगर आप इस लेक्चर को ठीक से देख लोगे ना, तो आपको ना सिर्फ बोर्ड्स में मदद मिलने वाली है, सीयूटी के लिए भी ये लेक्चर्स काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होंगे। ये मेरी आपसे एडिशनली एक रिकमेंडेशन है मेरा। ठीक है। सीयूटी की परीक्षा सभी बच्चे जरूर देंगे। अच्छे कॉलेज में जाने के लिए सीयूटी के थ्रू ही पार्टिसिपेंट आप कर सकते हैं उसमें। चलिए, यहाँ पर z बराबर 3x प्लस में 9y है। ठीक है। और शर्तें हमको दी गई हैं, x प्लस 3y लेस देन इक्वल देन 60। पहली शर्त देख लेते हैं, x प्लस 3y 60 या 60 से छोटी है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो बिंदु चाहिए, तो x का मान 0 रख देता हूं, तो 3 से भाग दे दोगे तो y का मान 20 मिल जाएगा। y का मान 0 रख दूंगा तो x का मान मुझको यहां से 60 मिल जाएगा। दो बिंदु मुझे इजीली मिल गए। दूसरी शर्त है x प्लस वाई, यहां पर 10 या 10 से बड़ा है। यहां पर भी x का मान 0 रखने पर y का मान 10 मिल जाएगा। y का मान 0 रख दोगे तो x का मान यहां से 10 मिल जाएगा। तीसरी शर्त x लेस देन इक्वल देन y है, वो हम सीधे ग्राफ में देखेंगे कि कौन सा हमको दिख रहा है। मतलब y हमेशा x से बड़ा होना चाहिए। तो जब भी हम देखें कि y x से बड़ा हो, तो उस भाग को लेते हैं जहां पर y अक्ष शामिल हो। क्योंकि जहां x अक्ष शामिल होगा वहां x निश्चित रूप से y से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। x अक्ष पर x का मान बड़ा होता है, y तो 0 होता है। तो यानी कि अगर y बड़ा चाहिए तो वो भाग को लोगे जो y अक्ष को अपने अंदर शामिल करता हो। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहां पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका। ठीक है। मैं जो भी ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, रफ प्लॉट कर रहा हूँ, आप लोग पेपर में जब प्लॉट करेंगे तो पेंसिल से और मतलब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिएगा, आपका ग्राफ अच्छा बनेगा और बेहतर बनेगा। ठीक है। चलिए, ये मूल बिंदु हो गया। हमें कहीं पर भी नेगेटिव वाला पार्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि शर्त ही हमें ग्रेटर देन और दोनों बड़ी के लिए लिख देता है कि x का मान 0 से बड़ा होगा, y का मान भी 0 से बड़ा। प्रथम चतुर्थांश में ही सारा का सारा आपको आंसर देना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सब सब 10 के गुणज हैं। तो यहाँ पर 0, फिर ये आपके पास 10, फिर ये आपके पास 20, फिर ये आपके पास 30, फिर यहाँ से 40, ये 50 और यहाँ से 60। इसी प्रकार यहाँ पर ले लेते हैं 10, फिर ये आपके पास 20, फिर ये आपके पास में 30, फिर यहाँ से 40, आपके पास 50 और यहाँ से 60। ठीक है। बिंदुओं को ले लिया हमने। अब आ जाइए, जब x बराबर 0 तो y बराबर 20 है, यानी कि ये कोई पॉइंट है। और जब y बराबर 0 तो x बराबर 60 है, तो ये वाला कोई पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो ये ग्राफ मेरे पास ऐसे बन जाएगा। ठीक है। x बराबर 0 तो y बराबर 10। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो कुछ इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा है। कौन कौन से? x बराबर 0, सॉरी, x बराबर 0, तो एक सेकेंड रुक जाइएगा। ठीक है, आई थिंक लाइन हट गई है, तो मैं वापस से खींच देता हूँ। 10 से लेकर के 60 तक, 10 से 60 तक कि 20 से, सॉरी 20 से लेकर के 60 तक था, 20 से लेकर के 60 तक था। चलिए, ये वाला बिंदु था और ये वाला बिंदु था। ये पॉइंट था हमारे पास 60 कॉमा में 0, ये पॉइंट हमारे पास में है 0 कॉमा में 20। ठीक है। उसके बाद x0 y10 y0 x10, तो यानी कि ये वाला पॉइंट ले लेंगे, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा था कि x प्लस 3y लेस देन इक्वल देन 60, यानी कि अच्छा एक लाइन और बच रही है, y बराबर x।
है ना, y बराबर x। तो y बराबर x लाइन हमारे पास इन दोनों के बीच से निकाल देते हैं, जो बिल्कुल बीच से होकर के मान लो ऐसे गुजर रही है। ठीक है, चलिए अब यहां पर ध्यान से थोड़ा समझिएगा, कौन सा पोर्शन चाहिए जहां पर y x से बड़ा हो, यानी कि सबसे पहले हम अगर इस लाइन के लिए देखेंगे तो ये वाला पोर्शन हमें चाहिए, इसके ऊपर वाला। ठीक है, ओके। उसके बाद बोल रहा है इस लाइन के लिए हमें लेस देन वाला पोर्शन चाहिए। लेस देन वाला मतलब कि हम ग्रीन से अगर देखें तो ये नीचे वाला, ये वाला पोर्शन। फिर ये वाली जो लाइन हमारे पास है इसमें ग्रेटर देन 10 चाहिए, यानी कि 10 से बड़ा वाला, यानी कि यहां पर हम ये पोर्शन, ये पोर्शन, फिर ये। तो हमारे पास उभयनिष्ठ तीनों का हिस्सा कौन सा मिला? उभयनिष्ठ जो तीनों में मिला वो ये मिला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना, ये उभयनिष्ठ मिला, और हमारा ये वाला भी। ये क्षेत्र हमारे पास इष्टतम क्षेत्र है ना, यहीं पर हमें जो न्यूनतम और उच्चतम मान प्राप्त होगा। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब इस जगह पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। सबसे पहले दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है y बराबर x, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, पहली वाली लाइन को। और यहां पर जो इंटरसेक्ट कर रही है y बराबर x, वो दूसरी वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब मैं यहां पर y बराबर x रखता हूं तो 4x बराबर 60 है। तो यहां से x का मान कितना आ जाता है? 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास कुछ 15 कॉमा में 15 आता है। ठीक है, इसी प्रकार जब मैं x बराबर y इस लाइन पे रखता हूं तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5। x 5 आया तो y भी 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 कॉमा में 5 मिला। तो हमारे पास कोणीय बिंदु कौन कौन से प्राप्त हो गए? अब इसको हम एक जगह पर लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से कोणीय बिंदु प्राप्त हो गए उसको हम एक जगह पर लिख लेते हैं। कोणीय बिंदु हमको मिले हैं, सबसे पहले ये वाला पॉइंट 0,20। ठीक है, 0,20। दूसरा कोणीय बिंदु हमको मिला है 15,15। ठीक है, इसको भी हम यहां पर लिख देते हैं, 15 कॉमा में आपके पास 15। तीसरा कोणीय बिंदु जो हमको मिला है वो है 5,5। एक्स बराबर वाई रखने पर 5,5 मिलेगा। ठीक है, तो ये तीसरा कोणीय बिंदु हमारे पास 5,5 है। चौथा कोणीय बिंदु हमारे पास में ये वाला बिंदु है जो कि है 10,0। ये कौन सा बिंदु है? सॉरी, 0,10। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 0,10। चार ही बिंदु हैं, कोई भी बिंदु छूटा तो नहीं है, चेक कर लीजिए। 1 2 3 4, चारों कोणीय बिंदु हमको मिल गए हैं। जेड हमारे पास है 3x प्लस में 9y, इसको भी अपने यहाँ पर लिख लेते हैं। जेड बराबर मेरे पास में है 3x प्लस में 9y। तो अब इन सभी के लिए जेड का मान कैलकुलेट करिए। 0 रखोगे x, y बराबर 2 रखोगे यानी कि 20 रखोगे, 9 दूनी 18, 180 बना। ठीक है, x बराबर 15 रखोगे तो 15 तक 45, तो यहां से 45 बना। और उसके बाद 15 नहीं है, 135 बन गया, 135 बना। यहां से अगर आप जोड़ोगे तो 5 5 10, यानी कि 180 इधर से भी हमको मिल रहा है। ठीक है, 5 और 5 रखोगे तो 5 तक 15 मिला। ठीक है, और 9 पना 45 मिला, है ना, 5 तक 15 और 9 पना 45, तो यहां से हमको मिल गया 60। और यहाँ पर z बराबर 10 रखने पर हमको क्या मिला? 90। ठीक है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि अतः अतः फलन का फलन का उच्चतम उच्चतम मान 180 है। 180 है, उच्चतम मान 180 है, जो हमें जो हमें बिंदु जो हमें बिंदु 0,20 0,20 तथा 0,20 तथा 15,15 पर प्राप्त होता है। 15,15 पर प्राप्त होता है, पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि
नोट करिएगा, इसको लिखना जरूरी है। इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ यह है कि हमें फलन का उच्चतम मान हमें फलन का उच्चतम मान उच्चतम मान हमें फलन का उच्चतम मान बिंदुओं 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 0,20 तथा 15,15 को जोड़ने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त होगा। को जोड़ने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त होगा। ठीक है, जोड़ने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर हमें उच्चतम मान प्राप्त होगा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त होगा। इसी प्रकार एवं न्यूनतम हमें बिंदु 5,5 पर 60 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है। 60 मिल जाता है, ये न्यूनतम मान हमको 60 प्राप्त होता है। ये इस तरीके से इस पूरे प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, तब हमें पूरे नंबर मिलेंगे। जब हम लिखने के बाद सही तरीके से चीजों को एक्सप्लेन भी करेंगे कि भाई दो बिंदुओं पर मैक्सिमम मिला या मिनिमम मिला, उसका सही मतलब क्या है। पूरे सही तरीके से जब आप एक्सप्लेन करते हो, फिर आपको पूरे नंबर वहां पर मिलते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ताकि आपको बाद में लिखने के लिए आप इसका एक सहयोग ले सकते हैं। एक मतलब कि एक आइडिया लग जाएगा कि लिखना कैसे है पेपर में। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और इस वाले पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा ये वाला है। तो ये वाला बहुत ही आसान प्रश्न है, एज अ होमवर्क के तौर पर आप लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क के तौर पर लीजिए। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, खुद से करिए इसको। ठीक है, चाहो तो मैं करवा भी सकता हूँ, लेकिन आप इसको, मेरा सजेशन है कि एक बार खुद से करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया लगेगा। अब ये जो प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न भी हमारे पेपर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई दो सिलाई मास्टर ए और बी प्रतिदिन क्रमशः 15 और 20 रुपए कमाते हैं, है ना। एक सिलाई मास्टर ए है जो प्रतिदिन 15 रुपए कमाते हैं, दूसरे सिलाई मास्टर प्रतिदिन 20 रुपए कमाते हैं। ए प्रतिदिन 6 कमीज और 4 पायजामा तथा बी प्रतिदिन 10 कमीज और 4 पायजामा मिलता है, मतलब सिलते हैं। मिलता क्या? सिलते हैं। ठीक है, न्यूनतम लागत पर यानी कि कॉस्ट सबसे कम पड़े तो 60 कमीज और 32 पैजामा सिलने में उन्हें कितने दिन कार्य करना चाहिए। देखो, न्यूनतम लागत अगर हम बात करें तो मान लो जेड हमारा फलन है। ठीक है, और हमें पता है कि प्रतिदिन ये 15 रुपए इनको देने पड़ेंगे। जो ए वर्कर है, ए वर्कर को प्रतिदिन 15 रुपए देने पड़ेंगे। बी वर्कर को हमें प्रतिदिन 20 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। तो मान लो ए वर्कर एक्स दिन काम करे, बी वर्कर वाई दिन काम करे, तो ये जो वैल्यू आए ये कम से कम आए, यानी कि हमें इसका न्यूनतमीकरण करना है। इसका हमें क्या करना है? इसका हमें न्यूनतमीकरण करना है, मिनिमाइजेशन करना है। ठीक है, यही तो हुआ कि 15x कि हम x कम से कम कर ले, y कम से कम कर ले, तो हमारा 15x प्लस 20y का मान सबसे कम आएगा। अब लिखा है किस न्यूनतम लागत पर 60 कमीज और 32 पैजामा सिलने में उन्हें कितने दिन काम करना पड़ेगा। अगर ए प्रतिदिन 6 कमीज और 4 पैजामा सिलता है और बी प्रतिदिन 10 कमीज और 4 पैजामा, तो कमीजों की संख्या यानी कि 6 है, तो मान लो ए प्रतिदिन 6 कमीज, तो 6x बनाएगा वो। ठीक है, और बी प्रतिदिन हमारे पास 10 कमीज बनाता है, यानी कि 10y, यानी कि ए ने x दिन काम किया, 6 पैजामा प्रतिदिन बनाया, बी ने y दिन काम किया, 10 पैजामा प्रतिदिन बनाया। तो
60 कमीज कि भैया उसको 60 कमीज तो बनानी ही बनानी है ना? 60 से ज्यादा बना ले अच्छी बात है, लेकिन 60 कमीज तो कम से कम बनाए ही बनाए, ठीक है? और इसी प्रकार ए प्रतिदिन 4 पैजामा यानी कि 4x, साथ ही साथ क्या लिखा है, बी भी प्रतिदिन 4 पैजामा यानी कि ये भी 4y। हम चाहते हैं कि कम से कम वो 32 पैजामा तो बनाए बनाए, है ना? कम से कम 32 पैजामा तो बनाए। अगर इतना बनाएगा तो कॉस्ट निकल आएगी, मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास शर्तें हो गई हैं, ठीक है? एक्स का मान और वाई का मान दोनों ही 0 या 0 से बड़ा है, और कोई शर्त लिखी नहीं है यहाँ पर, यानी कि इसी शर्तों के आधार पर हमें फलन का न्यूनतमीकरण करना है। चलिए अगेन यहाँ पर अगर हम देखें बहुत सिंपल तरीके से, x बराबर अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो y का मान हमको 6 मिल जाता है, ठीक है? और y का मान अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो x का मान हमको 10 मिल जाता है, ठीक है? इसी प्रकार यहाँ पर x का मान आप 0 रखते हो तो y का मान हमको, चलो अठे 32 8 मिल जाता है। y का मान 0 रखते हो तो x का मान हमें 8 मिल जाता है। बाकी ये शर्त है, इसका ग्राफ मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है? ये ग्राफ बन जाएगा, सब दो के गुणज है तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 0, फिर 2, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 6, फिर यहाँ से 8, फिर 10, फिर यहाँ पर भी 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जब x बराबर 0 है तो y बराबर 6 है, ये कोई पॉइंट हुआ। जब y बराबर 0 है तो x बराबर 10 है, तो ये पॉइंट हुआ। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये एक रेखा बन गई, ठीक है? इसके बाद दूसरी शर्त है x बराबर 0 तो y बराबर 8, ये पॉइंट, और दूसरा y बराबर 0 तो x बराबर 8, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये एक रेखा बन जाएगी, ठीक है? कंडीशन क्या है हमारे पास कि दोनों में ग्रेटर देन की कंडीशन है, तो व्हाइट वाले के लिए अगर हम देखेंगे इसकी ग्रेटर कंडीशन इधर बाहर तरफ जाएगी, सॉरी ये बाहर तरफ जाएगी, और दूसरे में हमारे पास 6x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 60 है ना, ये हमारे पास 60 है, यानी कि ये शर्त भी हमारे पास 60 यानी कि बाहर तरफ जा रही है, ठीक है? यानी कि इधर भी हम देखेंगे तो ऑरेंज वाला भी हमारे पास बाहर तरफ की ही कंडीशन है, यानी कि ये बाहर, ये बाहर, फिर ये बाहर, फिर ये बाहर, फिर ये बाहर। तो हमारे पास क्षेत्र जो है वो अनबाउंडेड आ रहा है। कैसा क्षेत्र आ रहा है? अनबाउंडेड, ये वाला क्षेत्र आ रहा है, ठीक है? उसके बाद यहां से ये वाला क्षेत्र आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमारे पास कोणीय बिंदु कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पर? अगर हम कोणीय बिंदुओं की बात करें तो कोणीय बिंदु हमको दिख रहा है, एक तो ये वाला पॉइंट जो कि हमारे पास 8 0 कॉमा में 8, तो एक कोणीय बिंदु हमारे पास 0 कॉमा में 8 है, ठीक है? दूसरा कोणीय बिंदु हमारे पास ये वाला ले लेते हैं, यानी कि 10 कॉमा में 0, 10 कॉमा में 0। अब इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये भी आइडेंटिफाई अगर हम करें यहाँ से, ये वाला पॉइंट, तो पहले दोनों को लिख लो। 6x प्लस में 10y बराबर में आपके पास 60 है, ठीक है? पेन चेंज कर देता हूँ, पिंक उतना अच्छा क्लियर विजिबल नहीं होता। दूसरा 4x प्लस 4y बराबर 32 है, 4x प्लस में 4y बराबर में आपके पास 32 है। देखो थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 8 भी लिख सकते हैं, है ना? इसको हम x प्लस वाई बराबर 8 भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 8 भी लिख सकते हैं। इसको हम चाहे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 3x प्लस में 5y बराबर में 3 दूनी 6, तो सॉरी 2 से भाग दिया ना, तो 5y 2 3 6 30 लिख सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब यहाँ से y का मान हम या x का मान हम चाहे तो 8 माइनस में y अपना इधर रख दो, ये बनेगा 3 गुणे में 8 माइनस में y प्लस में आपके पास 5y बराबर में 30 आएगा। तो यहाँ से 8 तक 24 बना, माइनस में 3y बना,
और उसके बाद प्लस में 5y बना बराबर में 30 बना। यहाँ से बना 24 माइनस से यहाँ पे प्लस में 2y बराबर में 30। तो इधर से 2y बराबर में आएगा आपके पास 6, तो y का मान आएगा आपके पास में फिर 3। y का मान कितना आएगा? 3 आएगा। y का मान 3 यहाँ पे रखोगे तो x का मान 8 माइनस में 3 यानी कि 5 के बराबर आएगा। तो हमारे पास ये प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो गया? x बराबर 5, y बराबर आपके पास में 3। तो ये एक और कोणीय बिंदु हमारे पास में 5 कॉमा में 3 आ गया। ठीक है। अच्छा, हमारा फलन कौन सा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास z बराबर 15x प्लस में 20y है। ठीक है, तो z बराबर हमारे पास में है 15x प्लस में 20y। ठीक है, तो यहां से इसको अगर मैं खींच लेता हूं, z बराबर 15x प्लस में 20y, तो 0 8 10 0 5 3 है ना, 0 8 10 कॉमा में 0 और 5 कॉमा में 3। तो z बराबर ये रखोगे तो 0 हो गया, 8 दूनी 16, 160 बनेगा। यहाँ पर रखोगे तो 15 दहम 150, 150 बनेगा। यहाँ से रखोगे तो z बराबर 15 तिक 45, सॉरी यहाँ से देखना z बराबर 5 रख रहे हो, 15 पचे 75, 20 तिहाई 60, तो कितना बन गया? 70 60 हमारे पास 130 135 बना। ये हमारे पास 135 बना। ठीक है, नोट कर लीजिए, 135 के बराबर बन गया है। चलिए 75 प्लस में 60 135। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? अब हमें मिनिमम चाहिए था, न्यूनतम मान तो हमारे पास 135 है, नो डाउट। 135 हमारे पास न्यूनतम हमको कितना मिल रहा है? न्यूनतम हमें 135 मिल रहा है। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि न्यूनतम 135 होगा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र आया है वो एक अपरिमित क्षेत्र है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें न्यूनतम चाहिए था, हम चेक करेंगे कि 15x प्लस 20y इसका मान 135 से कम अगर है तो क्या वो इस क्षेत्र से गुजर सकता है या इस क्षेत्र से उभयनिष्ठ है। हम एक और ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करेंगे। कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे? हम ग्राफ प्लॉट करेंगे 15x प्लस में 20y और 15x प्लस में 20y। हमें क्या चाहिए? ये देखना है कि भाई 135 से कम के लिए भी कुछ हिस्सा उभयनिष्ठ गुजर रहा है कि नहीं। तो लेस देन 135 का ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर x बराबर अगर आप 0 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा? यहाँ पे रख दो तो कितना हो जाएगा? x बराबर 0 रखोगे तो 135 बट्टे में आपके पास 20, तो ये आपके पास मान लो 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, फिर 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, है ना? नहीं, फिर से रुक जाओ, 2 छंग 12, फिर आया 2 सत्ते 14, फिर दशमलव 2 पंजे 10, एक और है 6.75, यानी कि y का मान लगभग 6.75 आएगा। फिर y का मान जब मैं 0 रखूंगा तो x का मान कितना आएगा? 15 नहीं है 135, 9 आएगा। तो यहाँ से ग्राफ प्लॉट करेंगे 0, 6.75, यानी कि 6.75 कहीं यहाँ पर आएगा। x का मान जब, सॉरी एक बार फिर से देख लो, x जब 0 है तो y 6.75 है, 6.75 यहाँ पर कुछ आएगा। और दूसरी शर्त है कि जब y 0 है तो x 9 है, तो 9 हमारे पास यहाँ कहीं पर आएगा। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो रेखा होगी वो इस पॉइंट से तो होकर के गुजरेगी, यहाँ से तो गुजरेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। हमें चाहिए लेस देन 135, है ना? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि लेस देन 135। तो लेस देन 135 का क्षेत्र इसके नीचे वाला होगा, इसके नीचे वाला। थोड़ा सा लाइन अगर आप ठीक से ड्रॉ करते तो सिर्फ इस पॉइंट से ही गुजर के बाकी निकल जाती, यानी कि नीचे वाला चाहिए। तो उभयनिष्ठ नहीं है, अतः हम बोल सकते हैं कि अतः न्यूनतम लागत, है ना? हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अतः अतः न्यूनतम न्यूनतम
लागत जो है, अतः न्यूनतम लागत हमारे पास 135 रुपए होगी। न्यूनतम लागत 135 रुपए होगी। ये इसका आंसर है। आया समझ में? फटाफट से नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए, ये पहले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और ये दूसरे पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आखिरी में आपको ये लाइन लिखनी है तीसरे पार्ट का। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और ये वाला रहा। अब तीसरा प्रश्न में इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये प्रश्न हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। बस शर्त जो दी है उसको हम एक बार लिख करके समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है इसको। एक फल विक्रेता सेब व संतरे खरीदने में 500 रुपए की पूंजी लगा सकता है। कितनी लगा सकता है? कि भैया 500 रुपए लगा सकता है। ठीक है, उसकी दुकान में फलों की केवल 12 पेटियां रखी जा सकती हैं। कुल पेटियां उसकी दुकान में 12 रख सकते हैं। सेब की एक पेटी पर 50 रुपए, संतरे की एक पेटी 25 रुपए की आती है, कॉस्ट उसको पड़ती है। वह सेब की प्रति पेटी पर 10 रुपए और संतरे की प्रति पेटी पर 6 रुपए का लाभ बेच सकता है। यह मानकर कि वह खरीदी हुई सभी पेटियां बेच सकता है, उसे सेब और संतरों की कितनी कितनी पेटियां खरीदनी चाहिए ताकि उसे अधिकतम लाभ हो। ठीक है, तो देखो, माना माना सेब की, है ना, सेब की एक्स पेटियां खरीदे, है ना, सेब की एक्स पेटियां तथा वाई की या संतरे की वाई पेटियां, संतरे की वाई पेटियां पेटियां रखता है। ठीक है, संतरे की वाई पेटियां रखता है। अब जरा ध्यान से समझना, जेड क्या है? अधिकतम लाभ हो। मान लो वो संतरे की, है ना, कितनी पेटियां रखता है? लिखा हुआ है कि अ, उसको संतरे की पेटी पर 10 रुपए सेब पर और 6 रुपए संतरे की पेटी पर, तो 10x प्लस में 6y, उसको लाभ यही मिलेगा। मान लो x पेटियां सेब की रखी है तो 10 रुपए प्रति पेटी लाभ मिला, y पेटियां संतरे की रखी तो 6 प्रति पेटी मिला। ये महत्तम मिले, मैक्सिमम मिले, ये उसको चाहिए। यानी कि इसको वो महत्तम चाहता है। क्या चाहता है? महत्तम प्राप्त हो, उसका मैक्सिमम चाहिए। लिखा है कि वो दुकान में अधिकतम 12 पेटियां ही रख सकता है, यानी कि x प्लस वाई 12 से अधिक नहीं हो सकती। मैक्सिमम, अधिकतम लिखा है कि 12 पेटियां ही रखी जा सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। उसके अलावा लिखा है कि 50 रुपए संतरे की एक पेटी 25 रुपए की आती है। तो मान लो 50 रुपए की एक पेटी है, उसने एक्स पेटी खरीदी, 25 रुपए की वाई पेटी है, उसने वाई पेटी खरीदी। लिखा है कि वह अधिकतम 500 रुपए सेब व संतरे खरीदने में 500 रुपए की पूंजी लगा सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। ठीक है, और कंडीशन यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है उसके पास, है ना, यानी कि 50x प्लस 25y लेस देन इक्वल देन 500 यहां से बन गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसको हम लिख सकते हैं आपका, अगर मैं भाग दे देता हूँ 25 से तो आ जाएगा 2x प्लस में y लेस देन इक्वल देन 25 दूनी 50, यहाँ से 20 आ जाएगा। तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 20 बन गया, x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 12 बन गया, z बराबर 10x प्लस में 6y, और x तथा y दोनों ही हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है। यह मान सकते हैं कि यह मानकर कि सभी पेटियां बेच सकता है, ये कंडीशंस है। अब इस सभी शर्तों के अनुसार हमने एक प्रश्न ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था। कहाँ पर सॉल्व किया है वो क्वेश्चन एक बार आपको देख सकते हैं। ठीक है, वो प्रश्न कौन सा था जो हमने सॉल्व किया था? जरा ध्यान से देखिएगा। 10x प्लस में 6y यही था, और x प्लस वाई बराबर 12, 2x प्लस वाई बराबर 20। तो ये सारी शर्तें जो लिखी हैं, इसी के अनुसार जब हमने हल किया तो ऐसा हमको क्षेत्र बाउंडेड आया था, और जिसमें हमको 104 रुपए का, क्या था, 104 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट उसको मिल सकता है। 104 रुपए का अधिकतम लाभ वो प्राप्त कर सकता है। तो ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर उसको वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू समझाया है, तो उस शब्द की पूरी पूरी लैंग्वेज यहाँ पर लिखी थी, समझा दिया।
ग्राफ आप पिछले सवाल से रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वन शॉट कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर में जो कि है हमारा प्रायिकता। तो उसके लेक्चर को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।